नमस्कार। मैं डॉक्टर रमेश कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी, राजकीय नेशनल महाविद्यालय सिरसा। आज हम हिंदी साहित्य के आदिकाल पर चर्चा करेंगे। किसी भी साहित्य के सम्यक मूल्यांकन में इतिहास की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। दूसरे शब्दों में, इतिहास की जानकारी के बिना साहित्य के क्रमिक विकास को समझा ही नहीं जा सकता। इतिहास की मदद से साहित्य की विभिन्न रचनाओं, परंपराओं, प्रवृत्तियों का विश्लेषण होता है। जैसे हिंदी साहित्य की सम्यक जानकारी के लिए हिंदी साहित्य की प्रेरक शक्ति और बदलती हुई प्रवृत्ति, इन सब को समझने में भी साहित्य की सहायता लेनी पड़ती है। एक सवाल हमारे मन में उठ सकता है कि इतिहास क्या है? हम किस साहित्य की बात कर रहे हैं? हम किस इतिहास की बात कर रहे हैं? एक इतिहास वह होता है जिसमें देश की राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक स्थिति की बात की जाती है, और एक इतिहास वह होता है जिसका सीधा संबंध साहित्य से होता है। मोटे तौर पर इसे हम सामान्य इतिहास और साहित्य का इतिहास कह सकते हैं। सामान्य इतिहास में जहां अतीत में घटित राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक गतिविधियों का विश्लेषण करते हैं, वहीं साहित्य के इतिहास में साहित्य विशेष का क्रमिक विकास दिखाते हैं। पर साहित्य विशेष का इतिहास प्रस्तुत करते समय हम सामान्य इतिहास की मदद भी लेते हैं, क्योंकि साहित्य समाज से निरपेक्ष नहीं होता। इतिहास न केवल अतीत से हमें परिचित कराता है, बल्कि वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में अतीत का मूल्यांकन भी करता है। इतिहास घटनाओं का पुंज नहीं है। साहित्य का इतिहास रचनाओं या रचनाकारों की विवरणिका भी नहीं है। यह पूरी परंपरा और प्रवृत्ति को समझने का माध्यम है। हिंदी साहित्य में साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा बहुत पुरानी नहीं है, पर गारसा दत्तासी से लेकर रामविलास शर्मा तक इसका निरंतर विकास हुआ है। साहित्य का इतिहास लिखते समय इतिहासकार सामग्री का संकलन करता है, समग्र इतिहास को विभिन्न कालखंडों में बांटता है और उनका नामकरण करता है। अंत में वह विभिन्न प्रवृत्तियों का मूल्यांकन भी करता है। इस क्रम में उसके सामने कई कठिनाइयाँ आती हैं, जैसे किस साहित्य और साहित्यकारों को आधार के रूप में ग्रहण किया जाए, हिंदी साहित्य का आरंभ कब से माना जाए, हिंदी से क्या तात्पर्य है, गौण साहित्यकारों का साहित्य में क्या महत्व है, आदि आदि कठिनाइयाँ उसके सामने प्रस्तुत होती है। आइए अब हम जानते हैं इतिहास और साहित्य का इतिहास, इनमें क्या अंतर है। इतिहास का संबंध अतीत की वास्तविक और यथार्थ घटनाओं से है। इसमें किसी भी तथ्य, तत्व और प्रवृत्ति का वर्णन, विवेचन और विश्लेषण कालक्रम की दृष्टि से किया जाता है। इतिहास में घटनाएं होती हैं और तथ्य भी होते हैं, पर यह अपने आप में इतिहास नहीं है। यह इतिहास का साधन मात्र है। इतिहास में इन तथ्यों और घटनाओं के आधार पर युग विशेष का मूल्यांकन किया जाता है। इतिहास हमें कुछ घटनाओं से परिचित अवश्य कराता है, परंतु महत्वपूर्ण बात यह है कि हम उन घटनाओं की व्याख्या किस ढंग से करते हैं, हम कौन सी दृष्टि अपनाते हैं। वस्तुतः इतिहास तथ्य और दृष्टिकोण, अनुसंधान और व्याख्या का सामंजस्य प्रस्तुत करता है। इतिहास तथ्यों का संकलन करता है और अपने तथा अपने युग के दृष्टिकोण के अनुरूप उनकी व्याख्या करता है। वह नए नए तथ्यों की खोज करता है, पुराने तथ्यों की व्याख्या करता है, और इस प्रकार शोध और व्याख्या में क्रिया प्रतिक्रिया संबंध बना रहता है। इतिहास न केवल अतीत के बारे में हमें बताता है, बल्कि वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में उसका पुनर्मूल्यांकन करता है और इसके साथ ही साथ भविष्य की कल्पना करता है।
इस प्रकार इतिहास वर्तमान और भविष्य में एक संबंध स्थापित करता है। दूसरे शब्दों में इतिहास अतीत और वर्तमान का संवाद है और इस रूप में इतिहास मात्र बीते हुए दिन की वस्तु न बनकर आज के लिए भी अपनी प्रासंगिकता सिद्ध करता है। ये थी इतिहास क्या होता है। अब हम समझते हैं साहित्य का इतिहास क्या होता है। साहित्य के इतिहास में साहित्य की विकासमान परंपरा, उसके उद्भव से आज तक की स्थिति का क्रमबद्ध अध्ययन किया जाता है। इस संदर्भ में आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास संबंधी दृष्टिकोण की चर्चा हमें यहाँ करनी चाहिए। वे कहते हैं, जबकि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है, तब यह निश्चय है कि जनता की चित्तवृत्ति के परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है। आदि से अंत तक इन्हीं चित्तवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ उनका सामंजस्य दिखाना साहित्य का इतिहास कहलाता है। साहित्य का इतिहास अतीत में लिखे गए साहित्य या साहित्यकार का विवरण मात्र नहीं है। जिस प्रकार इतिहास आज राजाओं के जीवन चरित्र एवं राजनीतिक घटनाओं का संकलन मात्र नहीं है, उसी प्रकार साहित्य का इतिहास मात्र रचनाओं और रचयिताओं का परिचय ग्रंथ नहीं है। किसी भी साहित्य के इतिहास को समझने के लिए उससे संबंधित जातीय परंपराओं, राष्ट्रीय और सामाजिक स्थिति को समझने के लिए उनका विवेचन विश्लेषण भी करना जरूरी है। इसका कारण यह है कि किसी भी देश का साहित्य उस देश के सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक वातावरण को प्रतिबिंबित करता है। साहित्य की प्रवृत्तियां समाज की प्रवृत्तियों का प्रतिबिंब होती है। साहित्य का इतिहास व्यक्ति विशेष की उपलब्धियों के साथ साथ इन प्रवृत्तियों का भी विश्लेषण करता है। साहित्य का इतिहास क्या है और इसे कैसा होना चाहिए, इस संबंध में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का मत है, साहित्य का इतिहास ग्रंथों और ग्रंथकारों के उद्भव और विलय की कहानी नहीं, वह काल स्रोत में बहे आते जीवंत समाज की विकास कथा है। ग्रंथकार और ग्रंथ उस प्राणधारा की ओर सिर्फ इशारा करते हैं, वे ही मुख्य नहीं हैं। मुख्य है वह प्राणधारा जो नाना परिस्थितियों से गुजरती हुई आज हमारे भीतर अपने आप को प्रकाशित कर रही है। साहित्य के इतिहास में हम अपने आप को पढ़ने का सूत्र पाते हैं। वस्तुतः साहित्य की प्रगति, परंपरा, निरंतरता और विकास को पहचानना ही साहित्य के इतिहास का प्रयोजन है। इसके अतिरिक्त यह विकास और निरंतरता को भी व्याख्यायित करता है। साहित्य इतिहास साहित्य की विकासशील प्रक्रिया का उद्घाटन करता है और इस क्रम में नए और पुराने के संघर्ष को रेखांकित करता चला जाता है और इसके अतिरिक्त इसमें विभिन्न आंदोलनों, परिवर्तनों और नवीन प्रयोगों के संबंध का भी विवेचन होता है। साहित्य इतिहास के संबंध में महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें भी अन्य इतिहासों की तरह वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अतीत का मूल्यांकन किया जाता है। इतिहास के बारे में पढ़ते हुए हम जान चुके हैं कि यह मूलतः मूल्यांकन परक होता है। यह मूल्यांकन ही उसे वर्तमान के लिए उपयोगी और प्रासंगिक बनाता है। साहित्य इतिहास पर भी यह बात लागू होती है। अतः साहित्य के इतिहास लेखन में अतीत को ठीक से परखने और समझने के लिए वर्तमान की सही समझ जरूरी है। वर्तमान से कटी हुई इतिहास चेतना न तो अतीत को समझ पाती है और न ही वर्तमान को। साहित्य के इतिहास में कृतियों का मूल्यांकन भी किया जाता है, उसके विचार पक्ष और कला पक्ष पर विचार किया जाता है। पर साहित्य का इतिहास केवल रूप और वस्तु का इतिहास नहीं, वह रचना में व्यक्त रचनाकार की सृजनशील चेतना का भी इतिहास होता है। साहित्य इतिहास में विचार, प्रक्रिया और सुसंगत दृष्टिकोण
का विशेष महत्व है। ऐसी विचार प्रक्रिया जिसमें प्रत्येक परिवर्तन की व्याख्या हो किसी भी साहित्य इतिहास को समग्रता से प्रस्तुत करने में सक्षम होती है। समग्र साहित्य के इतिहास में एक और जनता की चित्तवृत्ति, परंपरा, नए पुराने के संघर्ष का मूल्यांकन होता है, तो दूसरी ओर रचना और रचनाकार की सृजनात्मक क्षमता को भी वर्तमान की कसौटी पर कसा जाता है। इस प्रकार साहित्य के इतिहास में समाज की विकास कथा तो होती ही है, साथ ही साथ उसमें कला पक्ष का मूल्यांकन भी होता है। वह मानव चिंतन धारा के विकास क्रम को निरूपित करने के साथ साथ अभिव्यंजना शिल्प के क्रमिक विकास को भी दर्शाता है। उसमें युग विशेष के व्यक्तित्व का उद्घाटन भी होता है। उसमें जहाँ एक और जातीय जीवन की प्रामाणिक झांकी होती है, वहीं दूसरी ओर साहित्यिक मूल्यों का मूल्यांकन भी होता है। यह एक मिलीजुली विधा है जिसमें शोध, इतिहास और समीक्षा सब तत्व जो है इसमें सम्मिलित होते हैं। अब हम देखते हैं साहित्य इतिहास लेखन के विभिन्न पक्ष। मुख्यतः साहित्य इतिहास लेखन में एक साहित्य इतिहासकार किन किन चीज़ों के द्वारा साहित्य का इतिहास लिखता है, कौन कौन से महत्वपूर्ण चरण होते हैं जिनमें से एक साहित्य इतिहास लेखक को गुजरना पड़ता है, इस विषय में हम चर्चा करेंगे। साहित्यकार सबसे पहले सामग्री का संकलन करता है, उसके बाद में साहित्य के काल विभाजन और नामकरण पे आता है और अंत में जो है वो उसका मूल्यांकन करता है। सामग्री संकलन जो है इतिहास लेखन की पूर्व पीठिका के रूप में काम करता है। यह सही है कि तथ्य अपने आप में इतिहास नहीं होता, पर तथ्य आधारभूत स्रोत का काम तो करते ही हैं। इतिहासकार के सामने तथ्य जुटाने के साथ साथ तथ्यों के चुनाव की समस्या भी रहती है। तथ्यों की खोज के क्रम में वह पुराने साहित्यकार और साहित्यकार संबंधी अनुसंधानों की कृतियों के प्रमाणिक और सुसंगठित संस्करणों, आकर ग्रंथ सूची, उपलब्ध पत्र पत्रिकाओं की फाइलों, शिष्ट और लोक साहित्य की समुचित विवरणी और सामाजिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक परिस्थितियों के प्रमाणिक इतिहास ग्रंथों से गुजरता है। इस आधारभूत सामग्री के अभाव में ऐतिहासिक बोध के बावजूद इतिहास त्रुटिपूर्ण हो सकता है। अपूर्ण अथवा त्रुटिपूर्ण सामग्री के आधार पर निर्दोष इतिहास लेखन संभव नहीं है। दूसरी बात आती है काल विभाजन और नामकरण की। सामग्री संकलन के बाद में इतिहासकार पूरे इतिहास को विभिन्न कालों और युगों में विभाजित करने का प्रयत्न करता है। यद्यपि काल का प्रवाह अविच्छिन्न है और भूत, वर्तमान और भविष्य परस्पर एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, पर अध्ययन की सुविधा के लिए काल विभाजन और नामकरण आवश्यक होता है। यह सही है कि काल प्रवाह अविच्छिन्न होता है, पर यह सतत परिवर्तनशील भी होता है। इसलिए साहित्य इतिहास में ही नहीं, अन्य प्रकार के इतिहासों में भी युग विभाजन को अनिवार्य माना जाता है। काल विभाजन का लक्ष्य अंततः इतिहास की विभिन्न परिस्थितियों के संदर्भ में उसकी घटनाओं एवं प्रवृत्तियों के विकास क्रम को स्पष्ट करना होता है। साहित्य इतिहास पर भी यह बात लागू होती है। साहित्य की अंतर्निहित चेतना के क्रमिक विकास और उसकी परंपराओं के उत्थान पतन एवं उसकी विभिन्न प्रवृत्तियों के दिशा परिवर्तन आदि के कालक्रम को स्पष्ट करना ही काल विभाजन का लक्ष्य होता है। साहित्य इतिहास का काल विभाजन जहाँ तक संभव हो साहित्यिक आधार पर किया जाना चाहिए। आचार्य नलिन विलोचन शर्मा जी का कथन इस दृष्टि से उल्लेखनीय है। वे कहते हैं, यदि हम मानते हैं कि साहित्य मनुष्य के राजनीतिक, सामाजिक, बौद्धिक या भाषा वैज्ञानिक विकास से संपृक्त रहते हुए साहित्य का स्वतंत्र विकास होता है और दूसरा
पहले का निष्क्रिय प्रतिबिंब नहीं है, तो हम अनिवार्यतः इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि साहित्यिक युग विशुद्ध साहित्यिक मानदंड के सहारे निर्धारित होने चाहिए। अतः काल विभाजन और नामकरण यथासाध्य साहित्यिक आधार पर किया जाना चाहिए। हालांकि यह साहित्यिक आधार परिवेशगत परिस्थितियों से पूर्णतया असंपृक्त नहीं हो सकता। तीसरे नंबर पे हम मूल्यांकन को लेते हैं। अतीत का पुनर्मूल्यांकन इतिहासकार का चरम लक्ष्य है। इतिहास मूलतः मूल्यांकन परक होता है। सवाल यह है कि अतीत की रचनाओं का मूल्यांकन अतीत के अनुभव के रूप में करना चाहिए या नए अनुभव के आधार पर। रचना का मूल्यांकन उसके रचना काल के संदर्भ में किया जाए या वर्तमान संदर्भ में। वस्तुतः इतिहास में रचना के अतीत और वर्तमान को एक दूसरे से अलग करके नहीं रखा जा सकता। एक तरफ जहाँ रचना के अतीत की मीमांसा गलत इतिहास दृष्टि है, वहीं उसे केवल वर्तमान के आलोक में रख कर देखना भी सही दृष्टि नहीं है। दरअसल रचना के अतीत और उसकी आज के संदर्भ में सार्थकता दोनों पक्षों पर साहित्य इतिहासकार को विचार करना चाहिए। डॉक्टर मैनेजर पांडे के शब्दों में, साहित्य का इतिहास वर्तमान की चेतना के परिप्रेक्ष्य में ही अतीत की सार्थकता की व्याख्या करके वर्तमान के लिए उसे उपयोगी और प्रासंगिक बनाता है। अतः हम कह सकते हैं कि मूल्यांकन का आधार साहित्यकार को अपने युग से प्राप्त होता है। अतः उसके लिए अतीत के सम्यक ज्ञान के साथ साथ वर्तमान का सही बोध होना भी आवश्यक है। साहित्य इतिहास लेखन के अंतर्गत अब हम अध्ययन करेंगे साहित्य इतिहास लेखन की विभिन्न पद्धतियों पे। साहित्य इतिहास लेखन की अनेक पद्धतियां प्रचलित हैं, क्योंकि साहित्य इतिहास सतत विकासशील विधा है, इसलिए साहित्य के इतिहास की अनेक प्रणालियां समय समय पर अपनाई गई। कभी वर्णमाला को आधार बनाया गया तो कभी कालानुक्रम को आधार बनाया गया। किसी इतिहासकार ने इतिहास लेखन में विधेयवादी पद्धति को अपनाया तो किसी ने वैज्ञानिक प्रणाली का सहारा लिया। तो इसी आधार पे हम बारी बारी से इन पद्धतियों का अध्ययन करते हैं। पहली है वर्णानुक्रमी पद्धति। इतिहास लेखन की सबसे अविकसित प्रणाली है ये, और इसमें कृतिकारों का परिचय जो है वर्णमाला के अक्षर क्रम से दिया जाता है। गारसा दत्तासी और शिव सिंह सेंगर ने इस पद्धति को अपनाया है। इस प्रकार का इतिहास लिखने का मुख्य कारण अपेक्षित सूचनाओं का अभाव होता है। वे अनेक कवियों रचनाकारों के बारे में निश्चित नहीं थे, अतः वे कालक्रम के अनुसार कृतिकारों को प्रस्तुत करने का प्रयास न कर सके। गारसा दत्तासी ने अपनी पुस्तक की भूमिका में यह बात स्वीकार भी की है। बाद में जो जो तथ्य सामने आते गए, कवियों के संबंध में जानकारी बढ़ी और उनके काल का निश्चय होता गया, वैसे वैसे प्रणाली अपने आप समाप्त होती गई और इस प्रणाली को उपयोग करने वाला आज कोई साहित्यकार नहीं है। इस प्रकार के ग्रंथ को ज़्यादा से ज़्यादा हम साहित्यकार कोश की संज्ञा दे सकते हैं। कालानुक्रमी पद्धति दूसरे नंबर पे आती है। इसके अंदर इतिहास में रचनाकारों का उल्लेख उनके नामों के प्रथम अक्षर या महत्व के आधार पर न करके ऐतिहासिक तिथि क्रम के आधार पर किया जाता है। समय अनुसार जो पहले आया उसकी रचना पहले मानते हैं, जो लेखक या कवि या साहित्यकार बाद के समय का है उसको उसके बाद में लिखते हैं। और हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में डॉक्टर गिरियर्सन और मिश्र बंधुओं ने इस पद्धति को अपनाया। उर्दू साहित्य में मोहम्मद हुसैन आज़ाद और अंग्रेजी में डॉक्टर जॉनसन ने भी इस प्रणाली को अपनाया है। अब यहाँ एक सवाल पैदा होता है कि क्या कवियों लेखकों का विवरण प्रस्तुत करना ही इतिहास का उद्देश्य है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। साहित्य की दृष्टि में व्यक्ति का योगदान होता है, पर वह उस परिवेश की भी अभिव्यक्ति है जिसमें वह रचा जा रहा है। इसलिए साहित्य इतिहास का उद्देश्य
कुछ प्रमुख रचनाकारों और उनके कृतित्व का परिचय प्रदान करना नहीं है, बल्कि उस व्यापक पृष्ठभूमि का आभास कराना है जिसमें साहित्य रचा गया है। तीसरी हमारी पद्धति आ जाती है वैज्ञानिक पद्धति। कालाक्रमिक और जो है वर्णानुक्रमी, ये पद्धतियों के बाद में हम अध्ययन करते हैं, इनकी कमियों को वैज्ञानिक पद्धति में सुधारने की कोशिश करते हैं। वैज्ञानिक पद्धति में तथ्यों को प्रस्तुत भर कर देना पर्याप्त माना जाता है। यह प्रणाली मुख्यतः शोध पर आधारित है। इसमें शोध द्वारा तथ्यों को वैज्ञानिक और क्रमबद्ध तरीके से प्रस्तुत कर दिया जाता है। वस्तुतः इसमें इतिहासकार निरपेक्ष बने रहने का प्रयत्न करता है, पर तथ्यों का संकलन इतिहास नहीं है। इतिहास तथ्य और व्याख्या का मिला जुला रूप है। इस संदर्भ में डॉक्टर नामवर सिंह की टिप्पणी उल्लेखनीय है। वे कहते हैं, मानव इतिहास की प्रवहमान धारा में धारा और किनारा सब कुछ मनुष्य ही है, तटस्थ कोई नहीं है। जो विरोधी धाराओं के संघर्ष से घबराकर निष्पक्षता में विश्राम करना चाहता है, वह प्रवाहपतित अनजाने ही इतिहास विरोधी धारा में जा पड़ता है। यद्यपि इन विद्वानों के कथा संग्रह नए इतिहास के लिए उपयोगी हो सकते हैं, फिर भी आज ऐसे नकारात्मक दृष्टिकोण से काम नहीं चल सकता। चौथी हमारी पद्धति आ जाती है इतिहास लेखन की, साहित्य इतिहास लेखन की विधेयवादी। विधेयवादी अंग्रेजी के पॉजिटिविज्म शब्द का शब्दानुवाद है। इस प्रणाली में असंबद्ध तथ्य जो है एकत्रित किए जाते हैं। इसके अनुसार साहित्य की व्याख्या भौतिक विज्ञान की प्रणालियों से कार्य कारण मीमांसा के आधार पर करनी चाहिए। इस पद्धति के जन्मदाता ताय ने इस प्रणाली को जाति, वातावरण और क्षण, इन 3 शब्दों में सूत्रबद्ध किया। उन्होंने यह विचार सामने रखा कि किसी भी साहित्य के इतिहास को समझने के लिए उससे संबंधित जातीय परंपराओं, राष्ट्रीय और सामाजिक वातावरण और सामाजिक परिस्थितियों का अवलोकन विश्लेषण आवश्यक है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने साहित्य इतिहास में इसी पद्धति को अपनाया। विधेयवादी इतिहासकार साहित्य संबंधी आंकड़े एकत्र करके उनके साथ साथ तत्कालीन सामाजिक जीवन का अध्ययन भी करता है, फिर समाज और साहित्य में कार्य कारण संबंध स्थापित करता है। यह प्रणाली साहित्य के इतिहास लेखन के लिए उपयोगी तो है, पर यह एकांगी इतिहास दृष्टि है। निश्चित रूप से साहित्य पर समाज का प्रभाव पड़ता है और एक सीमा तक सामाजिक परिस्थिति साहित्य के स्वरूप निर्धारण में सहायक भी होती है, पर साहित्य निर्माण में परंपरा का भी योगदान होता है। विधेयवादी परंपरा का मूल्यांकन नहीं करवाती ये पद्धति जो है, इसलिए इस पद्धति से सामाजिक परिस्थितियों और साहित्य में संबंध स्थापित करते समय यह ध्यान देना चाहिए कि साहित्य का अंश सामयिक परिस्थितियों से प्रभावित होता है और कितना अंश जो है परंपरा से प्रेरित है। अंतिम रूप में समाजशास्त्रीय पद्धति आ जाती है साहित्य इतिहास लेखन की। इतिहास लेखन की समाजशास्त्रीय पद्धति मार्क्सवादी द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के सिद्धांत पर आधारित है। हमारे समाज में यह द्वंद्व शोषक और शोषित के संघर्ष के रूप में प्रतिबिंबित होता है। चूँकि साहित्य भी सामाजिक सृष्टि है, इसलिए इसमें दोनों प्रकार की भावनाएं देखने को मिलती है। इतिहासकार का कर्तव्य साहित्य के अंतर्निहित तत्वों का उद्घाटन कर उसकी मूल प्रेरणा का विश्लेषण और जनहित की कसौटी पर उसका मूल्यांकन करता है। द्वंद्वात्मक प्रणाली समाज और व्यक्ति की असंगतियों एवं अंतर्विरोधों को पहचानने का प्रयत्न करती है। इसके अनुसार ये असंगतियां और अंतर्विरोध साहित्य में भी विद्यमान है।
मार्क्स ने समाज रचना और उसकी विकास प्रक्रिया को बड़ी गहराई से विवेचित किया है और यह साहित्य के मूल्यांकन की दृष्टि से उपादेय भी है। निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि साहित्य के इतिहास लेखन में विधेयवादी और समाजशास्त्रीय पद्धति का साथ साथ उपयोग किया जाना चाहिए। इसके साथ साथ परंपरा का मूल्यांकन भी किया जाना चाहिए। वस्तुतः साहित्य इतिहास लेखन का कोई फार्मूला नहीं बनाया जा सकता। साहित्य इतिहास लेखन के समग्र और संतुलित होने में इतिहासकार के इतिहास बोध और दृष्टिकोण का विशेष महत्व है। साहित्य के इतिहास में साहित्य और समाज के संबंध, परंपरा और रचनाकार के संबंध पर भी विचार करना आवश्यक है। साहित्य का इतिहास लिखते समय ऐतिहासिक शोध और समाजशास्त्रीय सिद्धांत के साथ साथ सौंदर्य शास्त्रीय सिद्धांत जो है उनके नियमों की भी जानकारी आवश्यक है। लेकिन सबसे ज़रूरी चीज़ है इतिहासकार की अंतर्दृष्टि, विवेक और उसका इतिहास बोध। तो आज हमने जाना कि साहित्य के इतिहास और इतिहास में क्या अंतर होता है, साहित्य इतिहास लेखन के विभिन्न पक्ष कौन कौन से हो सकते हैं और साहित्य इतिहास लेखन की विभिन्न पद्धतियाँ। आशा करता हूँ कि आपको समग्र जानकारी इससे मिली होगी। धन्यवाद।